ये जो पीसी बिल्ड है ना, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है उस प्राइस पॉइंट पे लोग पूरा पीसी बिल्ड कर लेते हैं। और ग्राफिक कार्ड अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए का है भाई। ये सबसे तगड़ी RTX 50 सीरीज की गेमिंग पीसी बिल्ड है और डेडिकेटेडली गेमिंग पीसी बिल्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर हमने X3D प्रोसेसर लगाया है, 5090 यूज करा है, वो भी लिक्विड कूल्ड वाला, और साथ में भाई तगड़ी Gen 5 SSD लगाई है। और पीसी बिल्ड तुम अपने सामने देख सकते हो, तो अपनी छोड़ो पड़ोसी की भी किडनी जाएंगी इसमें। और एडिटर साहब जरा शॉर्ट शूट से आने देते जरा। मुंह से ऐसे लार जो टपकी जा रही है, इसको संभालो। कंपोनेंट्स और उसकी प्राइसिंग जानते हैं। सबसे पहले भैया प्रोसेसर इसमें यूज करा हमने AMD Ryzen 9 9950 X3D प्रोसेसर। ये हमारा गेमिंग प्रोसेसर है, क्योंकि ये 3D V कैश के साथ आता है। अब ये नॉर्मल प्रोसेसर से आउटस्टैंड क्यों करता है? क्योंकि जो इसकी L3 कैश है उसके अंदर जो 3D V कैश है वो CPU के बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है, और वो जल्दी डेटा ट्रांसफर करवा पाती है आपके CPU के ऊपर। और जहां पे भी गेमिंग के अंदर CPU का काम होता है, CPU ज्यादा जल्दी डेटा ट्रांसफर करवा पाता है, उसकी वजह से 1% लॉस जो होते हैं वो हमारे बहुत कम होते हैं। एंड CPU इंटेंसिव गेम में काफी स्टेबल और बेटर फ्रेम रेट हमारे को मिलता है। ओवरऑल गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, लेकिन उसके लिए बहुत बढ़िया प्राइस भी आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है 73,600 रुपीज का है, और ये 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। एंड अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ ज्यादा पावर ड्रॉ भी नहीं करता, काफी पावर एफिशिएंट भी है, यही इसकी USP भी है। और फिर आता है मदरबोर्ड, माँ का बोर्ड। MSI MPG X870E Edge TI वाईफाई हमने यूज करा है, जो 38,680 रुपीज का चल रहा है। और वैसे हमारे पास कार्बन वाईफाई भी है, जो ऑब्वियसली इससे बेटर है, लेकिन हमारे को व्हाइट एस्थेटिक्स मेंटेन करने थे, और व्हाइट मदरबोर्ड हमारे पास ये वाला था, तो हमने यही वाला लगाया है। और इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे को 2 Gen 5 SSD के स्लॉट मिल जाते हैं। उसके अलावा एक्सटेंडेड हीट सिंक्स है फॉर VRM, जो उनको ठंडा रखने में काम आती है, ताकि आपका सिस्टम स्टेबिलिटी से चले। एंड इजी DIY वाला मामला है, कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, आपको इजी PCI रिलीज मिल जाता है, इजी M.2 इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। लेटेस्ट वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है हमारे को। एंड मेजरली पोर्ट्स आप अपने सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ताबड़तोड़ टाइप A पोर्ट है, टाइप C पोर्ट भी इसके अंदर मिलता है, बाकी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और भाई सबसे महंगा कंपोनेंट हमारा ग्राफिक्स कार्ड, ये है MSI का सुप्रीम X लिक्विड RTX 5090, 3,96,500 रुपीज का ये RTX 5090 है। एंड ये लिक्विड कूल्ड ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप देखोगे भी ना, GPU हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके ऊपर बढ़िया एकदम लाइट है, सुप्रीम लिखा है, और साथ में पूरा का पूरा 360 mm का रेडिएटर लगा है, जो आपके GPU को ठंडा रखेगा। एंड ये वाला जो GPU है ना, सिर्फ गेमर्स ही नहीं, एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी यूजर्स को भी टारगेट करता है, जिनका ज्यादा GPU वर्कलोड होता है, और GPU बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो कूलिंग मेंटेन रहनी चाहिए। वरना अगर आपको सस्ते प्राइस पे RTX 5090 चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में, जैसे Zotac में AMP Extreme है 2,94,000 का, और अगर आपको MSI में जाना है तो Ventus इनका मिल जाता है 3,02,000 रुपीज का, और भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अपने बजट के हिसाब से आप लगा पाओगे। हमारे पास ये वाला था, हमने यही लगा दिया, महंगा मसाला भाई साहब। एंड यस, डेस्कटॉप का 5090 हमारा 32 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, साथ में जो इसका पावर ड्रॉ है वो अप टू 600 वॉट तक का है। और हाँ, वैसे हमने 5090 की डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन तब में और अब में परफॉर्मेंस में डिफरेंस मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ड्राइवर अपडेट्स और धीरे धीरे चीजें स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है, जो कि अब 50 सीरीज में होनी शुरू हो गई है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी देख लेना एक बार इसके, भाई क्या मामला चल रहा है। और रैम हमने यूज करी है Kingston Fury Renegade DDR5 32 GB की 2 स्टिक्स यहाँ पे यूज करी हैं, क्योंकि 4 रैम स्टिक्स लगाने से आपके रैम स्पीड्स ऑटोमेटिकली ना कम हो जाती है। ये CPU के मेमोरी कंट्रोलर की लिमिट होती है, तो अगर आपको हायर क्लॉक स्पीड्स अचीव करनी है तो डुअल चैनल में आपको सबसे बढ़िया मिलेगी। और ये रैम हमारी 6400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड पे चल रही है। और जब इतनी तगड़ी फ्लैगशिप पीसी बिल्ड अगर आप बना रहे हो, तो भाई आप लगाओ लेटेस्ट Gen 5 स्टोरेज, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Kingston Fury Renegade G5, जो हमने लगाया वो 2 TB वेरिएंट है। वैसे इसके अंदर आपको अप टू 4 TB तक भी मिलेगा। और भाई रीड एंड राइट स्पीड्स 14,000 Mbps प्लस रीड स्पीड एंड 13,900 प्लस राइट स्पीड्स। भाई साहब डेटा ऐसे यूं भागा जा रहा, 2-4 डेटा तो ऐसे CPU से बाहर निकल गए भागते भागते। कोई सेंस है इस बात की? और ये है तो Gen 5 SSD, इतनी हाई रीड एंड राइट स्पीड्स पे चलती है, लेकिन तब भी टेम्परेचर्स अच्छे मेंटेन कर जाते हैं, लाइक 39 टू 50 डिग्रीज के अंदर इसके टेम्परेचर्स रहते हैं, विदाउट इवन हीट सिंक। वैसे तो अगर आप फ्लैगशिप पीसी बिल्ड करोगे, मदरबोर्ड के साथ हीट सिंक्स आती है, बट स्टिल जो टेम्परेचर्स है वो काफी अच्छे से मेंटेन कर लेती है। और इस CPU को ठंडा रखने के लिए 360 mm का AIO इज मोर देन इनफ, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं MSI का कोर लिक्विड i360 व्हाइट कलर का हमने AIO यूज करा है विद प्रिज्म डिजाइन। ऊपर आप देख रहे हो ना, ऐसे एकदम ऐसे इन्फिनिटी टाइप का डिजाइन बन रखा है, और जो फैंस वगैरह इसके अंदर हमारे को प्री कनेक्टेड
कनेक्टेड मिलते हैं, तो वायरिंग वगैरह में भी ऐसा कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये AIO 12,000 रुपीज का है। एंड अगर आप ऐसी फ्लैगशिप पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो अगर आपका मन है ज्यादा पैसे खर्चने का, तो कोई LCD स्क्रीन वाला AIO लगा लो, कस्टमाइजेशन वगैरह वो तुम्हारी मर्जी है। एंड भाई इतना तगड़ा पीसी बिल्ड कर रहे हैं, पावर सप्लाई भी तगड़ी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1300 वॉट की पावर सप्लाई यूज करी है, MSI की MEG AI 1300P, जो हमारी फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। 80 प्लस प्लैटिनम PSU है हमारी। अब ये प्लैटिनम गोल्ड ब्रॉन्ज जो भी है ना, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो देख लेना, बहुत कुछ समझा रखा है उसके बारे में। एंड ये PSU 29,100 रुपीज की आज की रेट में। और ये जो सुंदर सी व्हाइट कलर की कैबिनेट आप देख रहे हो, ये है MSI की MPG Velox 300R Airflow PZ 11,180 रुपीज की कैबिनेट है। एंड कैबिनेट इज वेरी सब्जेक्टिव भाई, महंगी। हमने एक हाइट की Y70 टच एक कैबिनेट खरीदे एक पीसी बिल्डर में भाई, उसमें स्क्रीन है पूरी कैबिनेट में, तो जितना मन करे आपका पैसा लगाओ। हमारे पास ये थी वाइड एस्थेटिक्स मेंटेन कराने के लिए, हमने ये लगा दी पूरी पीसी बिल्ड में। बस हमारा ग्राफिक्स कार्ड ब्लैक है, जिसमें भी हल्का बहुत सिल्वर का टच है, वरना सारा कुछ एकदम सुपैद लगाया है। और इस कैबिनेट में 3 प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिल जाते हैं, जो 2 फ्रंट में वो ARGB वाले हैं, जो बैक में वो नॉन RGB फैन है। और इस कैबिनेट के अंदर प्रोजेक्ट जीरो मदरबोर्ड भी अगर आपको लगाना हो ना, अगर वायर वगैरह सब कुछ पीछे चाहिए, हमने प्रोजेक्ट जीरो की एक पीसी बिल्ड कर रखी है, उसमें कनेक्टर्स आगे नहीं होते मदरबोर्ड में, सब पीछे होते हैं, तो वो भी इस कैबिनेट में सपोर्ट करता है। तो जो टोटल हमारे कंपोनेंट्स के हिसाब से इस पीसी बिल्ड का बना, वो 5,93,000 के आसपास बना। बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से 6-6.5 लाख तक कुछ भी इतनी फ्लैगशिप पीसी बिल्ड में कर सकते हो। और इसमें मैं ज्यादा कॉस्ट कटिंग करने को क्या भी नहीं रहा हूं। आप चाहो तो और तगड़ा मदरबोर्ड लगा लो, AIO तगड़ा लगा लो, कुछ है, क्योंकि जो बंदा इतनी महंगी पीसी बिल्ड करने की सोचेगा, उसमें पैसे की कमी होगी क्या? किसी से भी उधार ले लूंगा। और भाई अब जरा फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले CPU, यहाँ पे Cinebench 2024 का बेंचमार्क आप देख सकते हो भाई, नंबर क्या बवाल नंबर है। फिर Cinebench 823 43,000 प्लस मल्टी कोर एंड 2200 प्लस सिंगल कोर एंड Geekbench 6 के भी मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर ये रहे आपके सामने। एंड मैं कुछ ज्यादा बोलने वाला आई थिंक इस केस में बनता नहीं हूँ भाई, तगड़ा प्रोसेसर है, स्पेसिफिकली गेमर्स को टारगेट करने वाला प्रोसेसर है। और वैसे अगर आपको पैसे बचाने हैं, प्रोडक्टिविटी आपका एंड गोल है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो AMD का Ryzen 9 9950X आप ले सकते हो, जो 58-59,000 के आसपास में आ जाएगा। उसमें आप पैसे बचा सकते हो। ये डेडिकेटेडली गेमिंग पीसी बिल्ड थी, तो हमने गेमिंग प्रोसेसर लगाया इसके अंदर, जो कि ऑब्वियसली बहुत महंगा भी है। उसके बाद AI की परफॉर्मेंस, Geekbench 6 का AI वाले बेंचमार्क के नंबर देखो जरा भाई साहब, ऐसे फाड़ के जा रहे हैं नंबर बार। और रियल लाइफ परफॉर्मेंस के लिए DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने रन किया LM स्टूडियो के अंदर, 26 सेकंड्स लगे इसको रिजल्ट देने में, और हमारी होप्स इतनी हाई हो गई। फिर हमने मेटा का Llama 3.3 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया, उसके अंदर भी आउटपुट हमारा 4 मिनट्स 4 सेकंड्स में निकल के आ गया। तो आप समझ सकते हो AI मशीन लर्निंग रिलेटेड टास्क अगर आपको करने और ऐसी पीसी बिल्ड आपके पास है, तो कोई टेंशन लेने की भाई साहब जरूरत ही नहीं है। एंड वैसे जितने भी AI टास्क होते हैं वो प्राइमरीली हमारे GPU पे रिलाई करते हैं, लेकिन भाई स्टोरेज का भी काफी बड़ा रोल है। जैसे कि हमने इसके अंदर Kingston Fury Renegade G5 Gen 5 SSD यूज करी है, तो फास्टर SSD की स्पीड्स की वजह से जो हमारे मॉडल्स वगैरह है ना, वो ज्यादा क्विकली लोड होते हैं VRAM और RAM के अंदर, जिसकी वजह से वर्कफ्लो हमारा स्पीड अप हो जाता है। और थोड़ी GPU की परफॉर्मेंस को और देखने के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क भाई 15,000 प्लस कोर, और ब्लेंडर में BMW का रेंडर निकाला 5 सेकंड्स में साइड में थूक दिया। तो GPU भाई फ्लैगशिप है, आपको कोई भी 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स, कोई भी टास्क करने को कोई दिक्कत नहीं है। इवन गेम डेवलपमेंट तक भी अगर आपको करनी है, तो भी भाई आराम से सिस्टम पे आप कर सकते हो। एंड मेजरली 3D रेंडरिंग वगैरह के टास्क में हमारा Gen 5 SSD का भी काफी अच्छा खासा रोल है, जस्ट बिकॉज वो हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट को फास्टर लोड करने में। अब कोई आपके हाई एंड टेक्सचर्स हैं, या आप 8K एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, HDR मॉडल्स वगैरह हैं जिनके साइज बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसके अंदर जितनी फास्ट स्टोरेज होगी उतने जल्दी और बेटर लोड होंगे। और अगर आप गेम डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो और आपके सिस्टम में Gen 5 SSD है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन Unity या Unreal Engine 5 आप यूज करो, तो उसमें बहुत ज्यादा फास्टली वो ओपन होंगे। इवन इंपोर्टिंग लार्ज टेक्सचर्स, मैशेस और एनिमेशन भी स्मूथ होगी। और शेडर कंपाइलेशन और पैकेजिंग टाइम वो भी काफी बेटर होगा, जब बल्क में फाइल्स बहुत ही फास्टली एक्सेस हो पाएंगी। फिर एडिटर वगैरह अगर आगे, तो Puget Bench पर Premiere Pro, जिसके अंदर भाई 15,600 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स में 18,600 प्लस, DaVinci Resolve में 13,500 प्लस एंड Photoshop में 12,000 प्लस। आई थिंक ये अभी तक के सबसे ज्यादा बड़े नंबर्स हैं। इससे ऊपर आई थिंक बेंचमार्क भी कह रहा है कि क्या है भाई, मैं क्या चलाऊं, मेरे प्रोजेक्ट्स फटाफट लोड हो जा रहे हैं। तो इस सिस्टम पे आप एडिटिंग, प्रोडक्टिविटी कुछ भी आराम से कर सकते हो। और यहीं पे Gen 5 SSD का भी रोल काफी अच्छा खासा है आपके एडिटिंग प्रोसेस में। अगर आप 4K, 6K, 8K फुटेज पे काम कर रहे हो, जिनका साइज काफी बड़ा बड़ा होता है, उसको इंपोर्ट करना प्रोजेक्ट में और टाइमलाइन पे उसको एडिट करना, वहां पे आपके स्टोरेज का काफी अच्छा खासा रोल होता है। ऐसा नहीं है CPU GPU का नहीं होता, बट स्टोरेज अगर अच्छी हो ना, तो वो काम आपका काफी एफर्टलेसली हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी टाइमलाइन को रेंडर कर रहे होते हो ना, तो वहां पे GPU पे तो लोड जाता ही है, लेकिन अगर डेटा जल्दी एक्सेस हो पाए आपकी स्टोरेज के थ्रू, तो वो प्री रेंडरिंग और भी तेज होगी। तो फिर अगर आपके ज्यादा इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, बहुत सारी चीजें हैं टाइमलाइन पे,
तो वो प्लेबैक स्मूथ हो जाता है, जिससे ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड रहता है, एडिटिंग करने में फील आ जाती है भाई साहब। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time Spy, जिसके नंबर भैया क्या जबरदस्त ग्राफिक्स स्कोर 38,000 प्लस एंड ओवरऑल भी 31,000 प्लस निकल गया। और Geekbench 6 का OpenCL 3,84,000 VR मार्क हमने निकाला, 22,200 स्कोर निकल गया। आई थिंक उसको भी नहीं लगा होगा कि इतना बड़ा कोई नंबर है जो मुझे दिखाना भी पड़ेगा, तो कह रहा भैया सुपर, बस चला लो अगर तुम्हारे को VR गेमिंग करनी है सिस्टम पे तो। और हाँ, गेमिंग में भी स्टोरेज का रोल अभी तक तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में काफी होगा। जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल फ्लो है ना, उसमें क्या होता है, आपके स्टोरेज में गेम है, फिर वो CPU तक जाता है, फिर रैम तक जाता है एंड उसके बाद GPU, जिसके अंदर इस प्रोसेस में काफी डिले होते हैं। तो इन डिलेज की वजह से हमारे लोडिंग टाइम्स या फिर कह लो हमारे CPU के रिसोर्सेज काफी ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो अपना फ्यूचर में डायरेक्ट स्टोरेज फ्लो वाले गेम्स हमारे को मिलेंगे, जिससे हमारा डेटा डायरेक्ट स्टोरेज से GPU की तरफ प्रोसेस होगा, जिससे हमारी लोअर CPU यूसेज रहेगी और हमारे लोडिंग टाइम्स फास्टर होंगे एंड इवन परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज भी सिस्टम कंज्यूम नहीं करेगा। तो फास्ट स्पीड स्टोरेज का फायदा वहां पे भी होगा। और इतनी बातें कर ली, अब जरा गेम टेस्ट नहीं करेंगे, आज 4K में देखते हैं कहां खड़ा है, कैसे FPS दे रहा है। तो भाई स्टार्टिंग विद वैलोरेंट 4K पे टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम फ्लैगशिप हमने लगा रखा है पीसी के अंदर। और भाई 4K में 750 FPS हमारे को मिल रहा है। किसे चाहिए वैलोरेंट में इतने FPS, किसके पास इतना हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है। फिर उसके बाद CS2 टेस्ट किया और भाई वेरी हाई सेटिंग्स में 4K में बढ़िया एवरेज 350 FPS मिल रहा है। GTA एनहांस्ड एडिशन प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, ये भाई बहुत ज्यादा लोड डाल देता है GPU पे एंड यहाँ पे हमारे को एवरेज 100 FPS के आसपास मिल रहा है। उसके बाद एल्डन रिंग 60 FPS लॉक्ड गेम है, 4K मैक्सिमम पे 60 FPS आराम से निकल जाते हैं। थोड़े बहुत 1% लोज ऊपर नीचे है, बट वैसी कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ मामला। फिर RDR2 बहुत प्यारे FPS, फेवर क्वालिटी, यानी कि हाईएस्ट जो सेटिंग्स होती है। DLSS ऑन करने की तो वैसे मेरे हिसाब से जरूरत लगती भी नहीं है 5090 में कुछ गेम्स में। हाँ, कुछ में लगेगी, भी आगे दिखाता हूँ, बट इसमें भी बहुत अच्छे FPS है। उसके बाद साइबरपंक 4K अल्ट्रा, भाई नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस 120-130 जा रही है, फ्रेम जनरेशन लगा के तो 200 पार है। इवन रे ट्रेसिंग लगाने के बाद भी रॉ परफॉर्मेंस में एवरेज 60 FPS मिल रहे हैं, फ्रेम जनरेशन लगा के तो भाई साहब क्या ही कहने। एंड इसके अंदर हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है। और उसके बाद ये भागे जा रहे हैं FPS इधर उधर, पता नहीं कौन साइबरपंक 250-300 FPS पे खेलना चाहता है। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी रॉ परफॉर्मेंस विदाउट एनी DLSS 120 एवरेज FPS मिलता है। भाई तब फ्लैगशिप मामला लगाया, फ्लैगशिप GPU, प्रोसेसर, रैम भी अच्छी खासी, SSD भी हमने Gen 5 लगा रखी है, तो भाई क्या ही कहने। और फ्रेम जनरेशन लगा के तो और ही अलग मामला। और इसके अंदर हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, और मल्टी फ्रेम जनरेशन भाई 4x में 480-500 FPS, 3x में भी 300 प्लस। और जैसे कि भाई 5090 है, VRAM ज्यादा हमारे को मिलती है, तो मल्टी फ्रेम जनरेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इवन इसके अंदर विजुअल लॉस भी मेरे को कम फील हुआ कंपेयर टू अदर GPUs जो इससे नीचे आते हैं। मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा वैसे अभी। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज, जो कि बहुत हैवी गेम है, रॉ परफॉर्मेंस, रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे, एवरेज 55 FPS, फ्रेम जनरेशन लगा के तो खैर अच्छे FPS मिल ही जाते हैं, एकदम 100, 120, 130 बार। द लास्ट ऑफ अस 2 में भी बहुत बढ़िया FPS, मतलब 80-90% गेम में आपको DLSS की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रॉ परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया मिलेगी। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, वेरी हाई सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस 130 के आसपास, फ्रेम जनरेशन लगा के तो अलग ही 200 प्लस। और जो ये सिंपल DLSS फ्रेम जनरेशन है ना, ये 40 सीरीज में मिलता है, जिसके अंदर 3x और 4x है ना, वही मल्टी फ्रेम जनरेशन है 50 सीरीज GPU। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा, बढ़िया FPS मिलते हैं भाई रॉ परफॉर्मेंस में भी एंड DLSS के साथ भी। और उसके बाद हेलब्लेड, यहाँ पर रॉ परफॉर्मेंस में भाई 75-80 FPS मिल रहा है, फ्रेम जनरेशन लगा के तो अलग ही मामला, 180-190 पा रहा है। और इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, उसमें भाई 280, 300, 350। स्टोरी गेम्स में इतने FPS मुझे बताओ किसको चाहिए। उसके बाद भाई स्पाइडरमैन 2 काफी अनऑप्टिमाइज्ड गेम है, ये अदर GPUs में हम ट्राई करके देख रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छे FPS नहीं निकाल पाता, बट 5090 ने बोला तुम रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस बढ़िया, फ्रेम जनरेशन लगा के 200 प्लस, इवन रे ट्रेसिंग को भी अगर आप वेरी हाई पे करोगे तो भी रॉ परफॉर्मेंस 70-80 FPS वाली है, बिल्कुल रॉ बढ़िया विजुअल्स, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो खैर अच्छे ही जाते हैं। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग, ये अनरियल इंजन 5 पे बना हुआ गेम है, और सिनेमैटिक जो रॉ परफॉर्मेंस है उसके अंदर एवरेज 60 FPS निकाल पाता है, फ्रेम जनरेशन लगा के तो अच्छे FPS मिल जाएंगे। बट जैसे आप रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करोगे तो 5090 भी कहता है भैया ये गेम तो मेरे से नहीं चल पाएगा, बिकॉज 14 GB के आसपास VRAM कंजम्पशन, 550-560 वॉट तक की पावर यूसेज, बट तब भी आपको यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाना पड़ेगा अगर आप 4K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे खेलना चाहते हो विद रे ट्रेसिंग ऑल्सो। लेकिन मल्टी फ्रेम जनरेशन है इसके अंदर, इतने FPS, ब्लैक मिथ वुकोंग, भाई साहब क्या ही बातचीत। वैसे मैं कहूंगा जितने भी सोल्स लाइक गेम होते हैं जिसमें आपका इनपुट का बहुत ज्यादा रोल होता है, भाई बॉसेस के मूव्स, आपका डॉज, ये वो, इसमें मल्टी फ्रेम जनरेशन वगैरह मत यूज करना, बिकॉज इनपुट लैग होता है। और इन गेम्स में तो एक सेकंड, एक मिली सेकंड बहुत काम का होता है। जो खेलते हैं मेरे को बताना कमेंट करके, डू यू एग्री। उसके बाद एलन वेक 2, बढ़िया रॉ परफॉर्मेंस, एकदम DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के भी तगड़े FPS, रे ट्रेसिंग को अगर अल्ट्रा पे करते हैं, ये वाला गेम भी बहुत बढ़िया जान निकाल देता है 5090 की। मतलब ब्लैक मिथ वुकोंग और एलन वेक 2 मतलब टॉप पे रहता है एकदम GPU की फुल कंजम्पशन के लिए। और फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो अच्छे FPS मिलते हैं, एंड इवन 3x एंड 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन जो है हमारी, उसमें भी बहुत तगड़े FPS है। और हाँ, विजुअल लॉस की मैं बात कर रहा था ना, जैसे हेलब्लेड 2 में हम टेस्ट कर पाते हैं, इसमें फास्ट मूवमेंट है, तो 5090 जैसे कि इसमें अच्छी खासी VRAM भी है, इसमें मल्टी फ्रेम जनरेशन अच्छे से काम भी कर पाता है विद FPS, बहुत रेयर विजुअल लॉस है। अगर आप इन स्क्रीनशॉट्स में देखोगे ना, जो ये ब्लैक टेक्सचर्स हैं जो AI जनरेटेड फ्रेम्स की वजह से आते हैं,
बहुत कम है कंपेयर टू अदर जीपीयूज। बाकी और आपने जीपीयू कंपैरिजन पीसी बिल्ड्स वगैरह देखी होंगी। तो ओवरऑल गेमिंग की परफॉर्मेंस को और कंक्लूड करते हैं। ऑब्वियसली GTA 6 रेडी है, यहाँ पे आने वाले 8-10 साल तक आप आराम से इस पे गेमिंग कर सकते हो। बाकी आपके जो भी थॉट्स है गेमिंग को लेकर मेरे को कमेंट करके बताना। तो भाई ये था पूरा गेमिंग पीसी बिल्ड एकदम 5.93 लाख का, और आप चाहो तो ज्यादा लगा लेना। और अगर ऐसा पीसी बिल्ड करोगे तो किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर आने दो, किस टाइप का प्रोजेक्ट करना है कर लो, कौन सी गेम GTA 6 Who's your daddy? लेकिन आएगी बहुत लेट। पीसी वाले तो तब तक बेचारे पता नहीं 60 सीरीज आ चुकी होगी एनवीडिया की भी। तो अगर आपको अपने लिए एक बीस्ट गेमिंग पीसी बनाना है तो आप इस कॉम्बिनेशन के लिए जा सकते हो। एंड यस, अगर अपने फ्लैगशिप पीसी बिल्ड के लिए Gen 5 SSD देख रहे हो तो Kingston Fury Renegade G5 आप चेक कर सकते हो, वरना 9950X3D की जगह Ryzen 9 9950X भी आप लगा सकते हो, जिसकी मल्टीकोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन जो X3D प्रोसेसर है डेडिकेटेडली गेमर्स को टारगेट करता है। वैसे Ryzen 7 9800X3D का ना डेडिकेटेड रिव्यू है, उसके अंदर हमने टेक्निकली काफी सारी बात कर रखी है, एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेना। बाकी आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड? कुछ और सजेशन क्वेरी है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई और पीसी बिल्ड चाहते हो बताओ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।